शुक्रिया। जमाल मेरा बचपन का दुश्मन था, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब रहेगा कि वो अजली और बदतरीन दुश्मन था, जिसने ताहयात इस नफरत और दुश्मनी की बुनियाद पर मुझे कदम कदम पर जहनी और जिस्मानी तकलीफ से दो चार किया और मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। एक रात मैं उसी दुश्मन के बेजान और कफन पोश लाश के साथ कब्रिस्तान की होलनाकियों, तूफानी बारिश और बिजली की कड़क में अपने कपकपाते वजूद के साथ तन्हा मौजूद था। वाकया यह है कि जमाल मेरा पड़ोसी था, जिसका मकान मेरे घर से थोड़े फासले पर वाकया था। हम शाह फैसल कॉलोनी में रिहाइश पजीर थे। उस वक्त शाह फैसल कॉलोनी एक गैर आबाद इलाका था। मेरे वालिद मरहूम एक सरकारी मुलाजिम थे, जबकि जमाल के वालिद की टेलरिंग की दुकान थी। जमाल को बचपन से ही तालीम से कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबकि मैं अपने स्कूल का एक ज़हीन तालिब इल्म था। जमाल के वालिद की सख्तियां और मार भी जमाल को तालीम के हसूल की तरफ रागिब न कर सकी। मैं बचपन से ही एक मुतासर कुन शख्सियत और मुस्बत सोच का शख्स हूँ। मैंने बचपन से ही जमाल की आंखों में अपने लिए बेपनाह नफरत के जज्बात देखे थे। वो खेल ही खेल में मुझे कोई ना कोई जिस्मानी अजियत या अपने किसी भी कोलो फेल से नुकसान पहुंचाकर नफरत के जज्बे को तस्कीन पहुंचाता और मैं हर कदम पर सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करता। गर्ज मुझे नुकसान पहुंचाना ही जमाल का मकसद हयात बनकर रह गया था। वक्त जानिब मंजिल सबक रफ्तारी से महवे प्रवास था और हमने लड़कपन से जवानी की सरहदों पर कदम रख दिए। मुझे एक मालियाती इदारे में ऑफिसर की मुलाजमत मिल गई, जबकि जमाल ने एक गारमेंट फैक्ट्री में मुलाजमत इख्तियार कर ली। जमाल की मेरी जात से नफरत उसके साथ ही जवान और पुख्ता हो चुकी थी। शाम को गारमेंट फैक्ट्री से वापस आने के बाद जमाल अपना इलाके के चंद औबाश आवारा लड़कों के साथ वक्त गुजारता। शराब नोशी और जुआ उसकी जिंदगी के मामूलात बन चुके थे। हमारे पड़ोस में सलीम साहब भी किराया पर रिहाइश पजीर थे। 5 वक्त के नमाजी और शरीफ इंसान थे। इलाका के एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। हमारे घराने से उनके दरीना तल्लुकात थे। नसरीन उनकी इकलौती बेटी थी। सलीम साहब की शरीके हयात चंद साल कबल दिल के मर्ज में मुब्तला होकर फौत हो चुकी थी। लिहाजा सलीम साहब की तमाम शफकत, मेहनत और जिंदगी नसरीन के लिए वक्फ थी। नसरीन हुस्नो जमाल के साथ फितरी शर्मो हया का पैकर भी थी। सलीम साहब सुबह स्कूल जाते थे तो वो नसरीन को हमारे घर छोड़ जाते और दोपहर को वापसी पर अपने हमरा ले जाते। मेरी वालदा ने कभी नसरीन को अजनबी या तन्हाई का एहसास नहीं होने दिया और उसके साथ हकीकी माँ जैसा बर्ताव किया। नसरीन हमारे घर को अपनी जात के लिए वक्ती जायपना और महफूज समझती थी और घर के काम काज में मेरी वालदा का हाथ बटाती। गर्ज के वो हमारे घर की एक फर्द बनकर रह गई और अपने हुस्ने सलूक और नेक फितरत से घर वालों के दिल में एक मखसूस मकाम हासिल कर चुकी थी और वो मकाम एक बहू का था, जिसका एक दिन वालदा ने मुझसे इजहार कर दिया। एक शाम मैं बैंक से घर आया तो अम्मी मेरे लिए चाय बनाकर लाई और निहायत शफकत और संजीदगी से गोया हुई। नासिर बेटा, हर माँ की एक दिली आरजू होती है और वो अपने बेटे के सर पर शादी का सेहरा सजा हुआ देखे। तुम अब जवान हो चुके हो, बरसरे रोजगार हो। मैं चाहती हूँ कि इस साल तुमको दूल्हा बना हुआ देखूं। तुम्हारी शरीके हाथ के लिए मैंने नसरीन का इंतखाब किया है। देखो, वो लड़की हमारी देखी वाली है, नेक सीरत और खूबसूरत है। बोलो, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मैंने एक सादतमंद बेटे के तौर पर अपनी वालदा के फैसले को तस्लीम कर लिया, जिस पर वालदा ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए अपनी बेशुमार दुआओं से नवाजा। तीसरे दिन इतवार था। इस शाम सलीम साहब के घर वालदा गई और अपने जाने का मकसद बयान किया। सलीम साहब ने मामूली से पसोपेश के बाद अपनी रजामंदी जाहिर कर दी और यूं अगस्त की 24 तारीख मेरी और नसरीन की मंगनी हो गई। दोनों घराने मंगनी की तैयारियों में मसरूफ थे। जमाल अपनी औबाश फितरत और नसरीन के मलकूती हुस्न की बिना पर अरसा दराज से उस पर नजर रखे हुए था। चंद माह कबल उसने अपनी माँ को नसरीन का रिश्ता मांगने के लिए सलीम साहब के घर भेजा था, लेकिन सलीम साहब ने जमाल की गंदी शोहरत और गलत करतूतों की बुनियाद पर उसको रिश्ता देने से साफ इनकार कर दिया। रिश्ते से इनकार का वो जख्म जमाल के लिए एक नासूर बन चुका था। अपनी नाकामी पर जहां वो गुस्से से पेचोताप खा रहा था, वहीं नसरीन का मेरे घर दिन के औकात में रहना उसके लिए सख्त नागवार था। मेरी जात से उसकी दुश्मनी ने उस वक्त जलती पर तीली का काम किया जब मेरी वालदा उसके घर मेरी और नसरीन की मंगनी की दावत देने गई। अपनी नाकामी के बाद मेरी कामयाबी की खबर उसके सर पर बम की तरह फटी और वो हसद की आग में
किसी गीली लकड़ी की तरह सुलगने लगा। इधर मैं जमाल के खतरनाक अजाइम से बेखबर मंगनी की तैयारियों में मसरूफ हो चुका था। अगस्त का महीना था और मॉनसून की बारिशों का आगाज था। वो एक भीगी हुई सर्द शाम थी। मैं मंगनी की शॉपिंग करके अपनी बाइक पर घर की जानिब आ रहा था जब मैं कॉलोनी गेट से शाह फैसल कॉलोनी की हदूद में दाखिल हुआ और जैसे ही बाइक को शम्मा सैलमे की जानिब टर्न किया कि अचानक मेरे अकब से दो तेज रफ्तार बाइक आई और मेरा रास्ता ब्लॉक करके खड़ा हो गई। ये कुल 4 अफराद थे जिनके चेहरों पर दरिंदगी टपक रही थी और इनमें एक जमाल भी था। मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की मगर अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए बाइक समेत जमीन पर गिर पड़ा। अभी मैं इस अचानक मुसीबत से संभल नहीं पाया था कि जमाल और उसके साथियों ने मुझे लातों और घोंसों से शदीद जख्मी कर दिया। मुझे अपने दिफा का मौका नहीं मिल सका। वो चारों मुझे मुसलसल बेरहमाना तरीके से मार रहे थे और अपने ऊपर पड़ने वाली हर जरब पर मेरे मुंह से दिलखराश और अजियत भरी चीखें निकल रही थी। मुझे तशद्दुद का निशाना बनाने वालों में जमाल पेश पेश था। वो नफरत और इंतकाम का भयानक अफरियत बनकर रह गया था। मुझे लातों और घूसों के साथ फहुश गालियों से नवाजा जा रहा था और मुझे नसरीन से मंगनी तोड़ने की धमकियां दी जा रही थी। मेरा जिस्म जगह जगह से लहूलुहान हो चुका था। अचानक एक हमला आवर ने करीब पड़े हुए एक पत्थर उठाकर मेरे सर पर दे मारा। पत्थर की जरब के साथ ही मेरा जहन तारीकी में डूब गया और डूबते जहन के साथ मेरे कानों ने सायरन की आवाज सुनी और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर पाया। मेरे सर और जिस्म के हिस्सों पर पट्टियां बंधी थी और दर्द की शिद्दत से मैं बिलबिला रहा था। बेड के दाएं जानिब मेरी वालदा और नसरीन उदास चेहरों के साथ मेरी तरफ देख रही थी। बेड के बाएं जानिब सलीम साहब और इलाका के SHO रुस्तम अली परेशानी में खड़े हुए थे। मुझे होश में आता देखकर उन सब के चेहरों पर इत्मीनान था और मेरी वालदा ने झुककर मेरी पेशानी को चूम लिया। एक गिलास नीम गर्म दूध पीकर मेरे हवास कुछ बहाल हुए तो SHO ने डॉक्टर से मेरा बयान कलम बंद करने की इजाजत हासिल की। जब मेरा बयान मुकम्मल हो चुका तो SHO साहब ने मुझे बताया जमाल और उसके हमलावर साथियों के घरों पर छापा मारकर गिरफ्तार किया जा चुका है और अब वो तमाम हवालात में बंद हैं और उन पर इकदामे कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। मैं कुछ दिन अस्पताल में जेरे इलाज रहकर घर शिफ्ट हो गया और मेरे जख्म रफ्ता रफ्ता भरने लगे। जमाल की वालदा कई मर्तबा हमारे घर आकर अपने बेटे की इस घटिया हरकत पर माफी मांग चुकी थी और शर्मिंदगी का इजहार कर चुकी थी और हमसे मुकदमा खत्म करने और राजीनामे की दरख्वास्त भी कर चुकी थी। मेरी हालत के पेश नजर अगस्त की 24 तारीख को एक सादा सी तकरीब में नसरीन से मेरी मंगनी की रस्म कर दी गई। लेकिन अगली ही सुबह ये अफसोसनाक खबर मिली कि जमाल ने अपनी नाकामी और जिल्लत के एहसास के तहत थाने के लॉकअप में खुदकुशी कर ली। कुछ रस्मी और कानूनी कार्रवाई के बाद जमाल की लाश को उसके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। जमाल के वर्सा रोते हुए मैयत को अपने घर ले आए और अहले मोहल्ला की मदद से उसकी तदफीन की तैयारी में मसरूफ हो गए। उस दिन सुबह से ही स्याह घटाओं ने आसमान पर तसल्लुत कायम किया था। मूसलाधार बारिश ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। बिजली की खामोशी अपने उरूज पर थी। गली मोहल्ले नकासी आपके नाकस इंतजामात की वजह से नदी नालों का मंजर पेश कर रहे थे। इन हालात में जमाल की नमाज जनाजा और तदफीन एक मसला बनकर रह गई। एक नई परेशानी ये पैदा हो गई थी कि खुदकुशी जैसी हराम मौत की वजह से इलाका की मस्जिद के इमाम साहब ने जमाल की नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। लिहाजा भाग दौड़ के बाद किसी दूर की मस्जिद से एक मौलवी साहब को बमुश्किल नमाज जनाजा की अदायगी के लिए लाया गया। इस तमाम भाग दौड़ में मगरिब का वक्त हो गया। बारिश के मामूली वक्फा में जमाल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई और फौरी तौर पर जनाजा अजीमपुरा कब्रिस्तान की जानिब रवाना हो गया। शुरका जनाजा की तादाद महज 10-12 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिनमें मैं भी शामिल था। रोशनी के लिए चंद लालटेनों का बंदोबस्त किया गया। जगह जगह बरसाती पानी, फिसलन और तारीकी के सबब जनाजे को उठाकर चलना मुश्किल हो गया था। मैं जमाल की मौत के साथ उसकी तमाम तर ज्यादतियों को माफ कर चुका था, लेकिन शायद जमाल ने मरने के बाद भी मेरी जान नहीं छोड़ी। जमाल मर चुका था मगर उसका इंतकाम मरने के बाद भी उसकी आंखों में मुंजमिद होकर रह गया था। जब जनाजे की रवानगी से पहले जमाल का आखिरी दीदार करवाया गया तो मैंने उसकी बेखुद आंखों में मरने के बाद भी अपने लिए नफरत महसूस की। मुझे ऐसा लगा जैसे जमाल की बेनूर और नफरत ज़दा आंखें मुझे ही घूर रही हों। फंदा लगाकर खुदकशी करने की वजह से उसकी आंखें हलक से बाहर निकल आई थी और चेहरा भयानक हो गया था। मैं इस एहसास के साथ ही झुरझुरी लेकर फौरन पीछे हट गया। अभी हम कब्रिस्तान से कुछ फासले पर थे कि बादलों की जोरदार गिड़गिड़ाहट
और आसमानी बिजली की कड़क के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये तो नई मुसीबत नाज़िल हो गई थी। एक तो अहले मोहल्ला जमाल को जिंदगी में ही नापसंद करते थे, यही वजह थी कि बहुत कलील मिकदार में जनाजा के साथ लोग मौजूद थे। दूसरा ये कि मौसम की इतनी मुसीबतों को झेलते हुए यहां तक पहुंचे थे कि मूसलाधार बारिश ने लोगों को कमजोर जज्मों और हिम्मत की इमारत को मसमार कर दिया। अब वहां मेरे अलावा सिर्फ 5 लोग रह गए थे, जिनमें एक जमाल के बूढ़े वालिद और 5 जमाल के साथी थे। बहरहाल हम 6 अफराद ने हिम्मत से काम लेते हुए इसी मूसलाधार बारिश में गिरते पड़ते जनाजे को कब्रिस्तान में पहले से खुदी हुई कब्र के पास पहुंचा दिया और बारिश से बचने के लिए एक मजार की बैरूनी दीवार के निकले हुए छज्जे के नीचे रख दिया। इस तरह जमाल की मैयत बरसाती पानी से महफूज हो गई, लेकिन उसकी खुली हुई कब्र पानी से महफूज न रह सकी और पानी से भर चुकी थी। इस सूरत हाल ने तो हमें बिल्कुल मायूस कर दिया था। गुरकन ने जमाल के वालिद से कहा, बारिश और कब्र में पानी की वजह से इस वक्त तदफीन नामुमकिन है, लिहाजा आप लोग किसी एक बंदे को यहाँ कब्रिस्तान में मैयत के साथ छोड़ दें और बाकी अफराद वापस लौट जाएं। सुबह जब बारिश रुकेगी तो आप लोग आ जाना, मैं कब्रों से पानी निकालकर तदफीन कर दूंगा। गुरकन अपना फैसला सुनाकर अपने घर रवाना हो गया। अब कब्रिस्तान की होलनाकियां थी, जमाल का मुर्दा वजूद था, मूसलाधार बारिश थी और हम 6 आदमी। अब गुरकन की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। जमाल के बूढ़े वालिद के दरख्वास्त करने पर भी कोई आदमी कब्रिस्तान में मुर्दे के साथ तन्हा रात बसर करने के लिए तैयार नहीं था। बिल आखिर जब जमाल के वालिद ने इल्तिजाइया निगाहों से मेरी जानिब देखा तो मैं उनकी बेबसी और बुढ़ापे को देखकर इनकार नहीं कर सका। जमाल के वालिद और तमाम बाकी अफराद मुझे हिम्मत और सुबह जल्द वापस आने की यकीन दहानी कराते वहां से चले गए और पीछे मैं अपनी जिंदगी की खौफनाक तरीन रात गुजारने के लिए उस कब्रिस्तान में तन्हा रह गया। सूरत-ए-हाल इस कदर खौफनाक थी कि बड़े बड़े सुरबाओं का पित्ता पानी हो जाए। 4 सू फैली कब्रिस्तान की होलनाकियां, मूसलाधार बारिश, जा बजा फैली कब्रों और दुश्मन मुर्दा वजूद के दरमियान एहसासे तन्हाई, तूफानी हवाओं का शोर, किड़किड़ाती बिजली की आंखों को चुंदियाई हुई रोशनी में हवा से झूमते अफरियत नमा दरख्त, तारीकी ऐसी के चंद कदम के फासले पर मौजूद चीजें नजर न आए, आसमानी बिजली की खौफनाक कड़क और आंखों को खीरा कर देने वाली चमक लम्हा भर के लिए कब्रिस्तान के तमाम पुरस्रार रमूज, खामोश कब्रों, जमाल की मैयत और तारीकी का पर्दा चाक कर देती थी। बेपनाह खौफ ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मेरे दिलो दिमाग और एसाब को जकड़ रखा था और मैं कांपते वजूद लरजते होंठों के साथ आयते कुरानी का विर्द कर रहा था। मैं मैयत से चंद कदम के फासले पर मजार की दीवार के साथ खौफ के लबादे में लिपटे अपने वजूद के साथ बैठा था और बारिश के शोर में अपने दिल की बेतरतीब धड़कनें सुन रहा था। इसी खौफ की हालत में बैठे बैठे न जाने कितना वक्त गुजर गया और रात के न जाने कौन से पहर मुझ पर गनूदगी की कैफियत तारी हो गई। अभी इस कैफियत को चंद लम्हे गुजरे होंगे कि किसी अनजानी आवाज से मेरी ये कैफियत टूट गई और मैं उछलकर चौकन्ना होकर बैठ गया और फटी फटी आंखों से तारीकी में कुछ देखने और सुनने की कोशिश करने लगा। चंद सानिये बाद ही वो आवाज फिर मेरे कानों से टकराई। वो किसी दरिंदे की गुर्राहट से मुशाबियत रखती थी। बिजली अपनी पूरी कुव्वत के साथ कड़की तो मुझे जमाल के कफन के बालाई हिस्से में थोड़ी सी हरकत का एहसास हुआ, लेकिन ये हरकत मेरे पूरे वजूद को लर्जा गई। चंद लम्हों बाद बिजली की कड़क में जो होलनाक मंजर मेरी आंखों ने देखा तो लहू मेरे शरियानों में जम कर रह गया। जमीन ने मेरे कदम जैसे पकड़ लिए, दिल उछलकर हलक में आ गया और शिद्दत खौफ से मेरे जिस्म के सारे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सामने चंद कदम के फासले पर जमाल का कफन पोश वजूद अपनी बेनूर और कहर आलूद आंखों के साथ खड़ा था। उसके मुंह से भेड़िए से मुशाबह गुर्राहट नमा आवाजें निकल रही थी और खुदकुशी जैसी हराम मौत और इंतकाम का जज्बा उसे एक अफरियत की सूरत में मेरे सामने खड़ा कर चुका था। जमाल मर चुका था मगर उसकी नफरत और इंतकाम उसके मुर्दा वजूद की सूरत में मौजूद था। मौत मुझसे चंद कदम के फासले पर खड़ी थी और दहशत की ज्यादती से मेरे मुंह से बेहंगम आवाजें निकल रही थी। जिस्म इस तरह लरज रहा था जैसे मुझ पर सर्द रात में बर्फ का यह बस्ता पानी डाल दिया गया हो। मुझे अपनी सांसें रुकती महसूस हो रही थी और नब्ज डूबती चली जा रही थी। जमाल अगरचे एक लाश था तो मैं भी खौफ से जिंदा लाश बन चुका था। खौफ मेरे पूरे जहन पर इस तरह छा चुका था कि भागकर जान बचाने का ख्याल तक न आया। जमाल का पूरा जिस्म सिवाय चेहरे के पूरी तरह कफन में लिपटा था और वो मुसलसल मेरी जानिब बढ़ रहा था और मुझे नफरत अंगेज बरसाती निगाहों से घूर रहा था
और आवाजें निकाल रहा था। फिर उसके मुर्दा जिस्म में हरकत पैदा हुई और उसने लड़खड़ाते हुए अजीब बेहंगम अंदाज से मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया और मुझे लगा कि मेरी रूह शायद मेरे जिस्म का साथ छोड़ देगी। अचानक मैंने हवास को जमा किया और पूरी कुव्वत से एक जानिब दौड़ लगा दी। शायद तारीकी के बायस महज एक अंदाजे की बुनियाद पर मैं बारिश और जा बजा फैली बेशुमार कब्रों की रुकावटों को अबूर करता कब्रिस्तान के बैरूनी दरवाजे की तरफ भागता जा रहा था। जमाल ने अपने दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल लिए और वो अपने वजूद को अजीब भोंडे अंदाज में हरकत देता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। मौत को इस कदर करीब देखकर मेरे मुअत्तल शुदा हवास काफी हद तक बहाल हो चुके थे और मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए गिरता पड़ता और ठोकरें खाता हुआ कब्रिस्तान के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था कि अचानक किसी चीज से ठोकर खाकर एक कब्र के ऊपर औंधे मुंह ऐसा गिरा कि मेरा सर कब्र के कतबे से जा टकराया। मेरा सर फट चुका था। खून बह बहकर बरसाती पानी के साथ मेरे चेहरे को भिगो रहा था। सर की शदीद चोट की वजह से मुझे शदीद चक्कर आ रहे थे और मैं फौरी तौर पर उठने के काबिल नहीं रहा। इसी असना में जमाल मेरे बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। अभी मैं अपनी जिस्मानी ताकत और हवास को जमा करके उठने की कोशिश कर ही रहा था कि जमाल ने मुझे दबोच लिया और भयानक आवाजों के साथ मेरे बाएं बाजू को अपने लंबे दांतों से किसी दरिंदे की तरह भंबोड़ने लगा। मेरे हलक से किसी ज़बह होते हुए बकरे से मिलती जुलती चीख निकली और एक जोरदार झटके से मैं जमाल की गिरफ्त से निकलकर फिर दौड़ने लगा। जमाल का मुर्दा वजूद मुसलसल मेरे ताकुब में था। अब मैं उस जगह पहुंच चुका था जहां बाएं जानिब कब्रिस्तान का बैरूनी दरवाजा और दाएं जानिब कब्रिस्तान की मस्जिद थी। न जाने क्या सोचकर मैंने बैरूनी दरवाजे की जानिब भागने के बजाय मस्जिद की तरफ दौड़ लगा दी। मेरे बाएं बाजू में जमाल के दांत गाड़ने की वजह से शदीद तकलीफ हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे एक जानलेवा जहर उसके दांतों से मेरे बाजू में मुंतकिल हो चुका है। मैं मस्जिद की बाउंड्री वॉल के पास पहुंच चुका था जो बमुश्किल 6 फुट बुलंद थी। मस्जिद को अपने लिए बेहतरीन जाय पनाह तस्वर करते हुए मैंने अल्लाह के मुकद्दस घर में पनाह लेने का फैसला कर लिया। मैंने उछलकर मस्जिद की दीवार पर अपने हाथ जमाए और बाजुओं की पूरी कुव्वत से दीवार पर चढ़ गया, लेकिन अपने जख्मी बाजू अपने सर से बहते खून की वजह से शिद्दत तकलीफ से तड़प कर रह गया। मैं दीवार पर बैठा हाँप रहा था और जमाल का मुर्दा वजूद सरापाए इंतकाम बना नीचे दीवार तक पहुंच चुका था। जैसे ही जमाल ने मेरी जानिब हाथ बढ़ाए मैंने मस्जिद के अहाते में छलांग लगा दी और अपने वजूद को घसीटता हुआ मस्जिद के एक स्तून से टेक लगाकर बैठ गया। जमाल चूंकि एक मुर्दा वजूद था, उसके पास सिर्फ एक इंतकाम का जज्बा था, लेकिन वो जिंदा अजसाम की तरह फुर्ती से हरकत करने से कासिर था। वो मुसलसल मस्जिद की दीवार पर हाथ रखकर चढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था और अपने मुंह से दर्दनाक गर्राहटें निकाल रहा था। एक मर्तबा वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गया और अपने कफन पोश मुर्दा वजूद के साथ दीवार पर चढ़ गया। फिर न जाने क्या हुआ, जैसे ही उसने अपने वजूद को मस्जिद के अंदर गिराने की कोशिश की, ऐसा लगा जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने उसके वजूद को उठाकर मस्जिद से बाहर फेंक दिया हो। वो धप की एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। फिर ये हुआ कि मस्जिद से बाहर ही उसके दरिंदे नमा भयानक गर्राहटें सुनाई देती रहीं और वो मुसलसल दीवार पर चढ़ने की नाकाम कोशिश करता रहा, लेकिन हर दफा कोई अनदेखी कुव्वत उसके वजूद को उठाकर बाहर फेंक देती। मैं न जाने कितनी देर तक फटी फटी आंखों से खैरो शर के इस टकराव को देखता रहा और इस गैबी मदद पर उस जख्मी वजूद से खुदाए बुजुर्गो बरतर के हजूर सजदा रेज हो गया। न जाने कितनी देर इसी कैफियत में गुजर गई। मुसलसल खून बह जाने और जख्मों की तकलीफ की शिद्दत से मेरा जहन तारीकी में डूब गया। मैं कितनी देर के बाद होश में आया, फिर खुद को उसी अस्पताल में पट्टियों में लिपटा हुआ पाया। मैं शदीद बुखार में जल रहा था। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में बाजू में पट्टियां बंधी हुई थी और मेरी वालदा मेरी पेशानी पर आंखों में अश्क लिए पानी में भिगोकर पट्टियां रख रही थी। नसरीन का रो रोकर बुरा हाल था। डॉक्टरों ने मुझे बात करने से मना कर रखा था। 15 दिन के इलाज के बाद जब मैं घर में शिफ्ट हुआ तो मुझे वालदा ने बताया, जब सुबह 7 बजे बारिश में कमी आई तो कुछ अहले मोहल्ला जमाल की तदफीन के लिए कब्रिस्तान पहुंचे। वहां पहुंचकर उन लोगों ने नाकाबिले यकीन और हौलनाक मंजर देखा कि जमाल का मुर्दा वजूद मस्जिद की बैरूनी दीवार के करीब पड़ा था और मैं इंतहाई जख्मी हालत में मस्जिद के अंदर बेहोश पड़ा था। इस सूरत हाल का इदराक करते हुए इमाम मस्जिद ने जमाल के सीने पर एक मखसूस आयत कुरानी नक्श रखकर उसको दफन करने का हुक्म दिया और दूसरा नक्श मेरे गले में डाल दिया।
ये सब कुछ सुनकर मैंने कब्रिस्तान में खुद पर गुजरने वाली क़यामत और लर्जा खेज वाकयात की तफसील से वालदा को आगाह किया, जिसे सुनकर मेरी वालदा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्होंने बारगाह खुदाबंदी में मेरी जिंदगी बच जाने पर अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया और मेरे नाम से काले बकरे का सदका भी दिया। आज इस वाकया को बरसों बीत चुके हैं। नसरीन से मेरी शादी हो चुकी है और मैं अब 2 बच्चों का बाप हूँ। मेरे बाएं बाजू पर जिस जगह मुर्दा जमाल ने अपने दांत गाड़े थे वो जगह स्याह पड़ चुकी है और आज भी इस जगह कभी कभी इतनी शदीद अजियतनाक टीसें उठती हैं कि मैं तड़प कर रह जाता हूँ। ये टीसें मुझे अपने हयात की भयानक तरीन कब्रिस्तान में गुजरी हुई रात का एक एक दहशतनाक लम्हा याद दिलाती हैं और साथ ही एक मुर्दे की नफरत और इंतकाम की गवाही देती हैं। वो रात एक शबे दहशत बनकर मेरी जिंदगी पर हमेशा के लिए नक्श हो गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।